नमस्कार दोस्तों, आज साक्षात्कार में हम बात करेंगे मीरा भाईंदर शहर के वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने समाज सेवक और भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी भरत मिश्र जी से, जिनका आज जन्मदिन है। और आज हम यहाँ पर आए हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए। और हमने सोचा कि इस अवसर पर हम उनका एक साक्षात्कार करें ताकि इस जन्मदिन के अवसर पर हम उनके विचार लोगों तक पहुँचाएँ। तो आइए बात करते हैं भरत मिश्रा जी और जानते हैं कि किस प्रकार से उनका ये राजनीतिक सफ़र रहा और आने वाले दिनों में उनकी क्या भूमिका रहेगी, समाज के प्रति उनकी किस प्रकार की जवाबदेही रहेगी। ये सारी बातों पर हम बात करते हैं भरत मिश्रा जी से। सबसे पहले भरत मिश्रा जी, जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और लोकहित न्यूज़ में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके पास आए हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए और इस अवसर पर हम ये सोच रहे हैं कि आपका एक साक्षात्कार लिया जाए। तो सबसे पहले मन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे आज जन्मदिन के अवसर पर मेरे ऑफिस में आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आपका ये जो इंटरव्यू वाला साक्षात्कार वाली बात है, ये और अच्छा लगा। ये आपका स्नेह है, हमेशा मैं आभारी रहूँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप जन्मदिन पर आए मेरे। मिश्रा जी बताइए, आप इससे पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे, काफ़ी लंबा सफ़र रहा है अपने और काफ़ी लंबा अनुभव पत्रकारिता क्षेत्र का रहा है और इसी क्षेत्र के कारण आपने राजनीति को काफ़ी करीब से देखा है और अभी आप राजनीति में सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे देश की सबसे बड़ी पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं मीरा भाईंदर शहर के। तो अब आपकी भूमिका और पिछली भूमिका, इसमें क्या अंतर लगता है आपको? देखिए, एक लंबा समय पत्रकारिता में गया, ये बात सही है। पत्रकारिता का की ABCD जो थी, छोटे छोटे अखबार हुआ करते थे पहले, तब उनको शान समाचार बोला जाता था, सामना वगैरह के सबके छोटे छोटे अखबार आते थे, वहाँ से करियर शुरू हुआ। उसके बाद शायद ही कोई ऐसा हिंदी का अखबार, एक आध अखबार को छोड़ करके मुंबई में बचा है। बड़े अखबार जहाँ पर मैंने काम रखे, कुछ अखबारों के लिए तो पूरे के पूरे पेज में लिखता था, स्टोरियाँ लिखता था। फिर उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया। उस समय आज तक वगैरह आधा घंटा के लिए केवल उनका स्लॉट था दूरदर्शन पे, कोई चैनल नहीं थे उस तरह के। नलनी सिंह का एक तिरछी आँख करके आता था, आधा घंटा का। उस वक्त इन टाइम जो है, इन मुंबई एक ऐसा चैनल था जो मात्र केबल चैनल था, हिंदुजा जी का चैनल था। उस पर मैंने काम किया, उस पर सरप्राइज विजिट किया भी अखबारों में रात में। और जिस तरह से शहर में नंगा नाच चल रहा था, उसके खिलाफ खुली बगावत, खुली एकदम विदाउट कट नाइट विजन करके करता था। फिर वहाँ के काम के बाद में सारा मुंबई जो रीजनल चैनल था वहाँ आया और अंत में मैंने राष्ट्रीय चैनल जो सहारा का है, उसके ब्यूरो चीफ के पद से अपना कुछ पारिवारिक चीज़ें ऐसी आई जो पत्रकारिता को अलाउ नहीं कर रही। यहाँ तक सवाल आपका यह है कि पत्रकारिता और इसमें अंतर क्या है। पत्रकारिता का तब क्या होता था कि एक सिस्टम था। आज तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पत्रकारिता में सोने को नहीं था, बैठने को नहीं था, उठने को नहीं था, और देश देखा, दुनिया देखी। अब जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति का एक चीज़ है कि हमारे ज़िले में जो कुछ हुआ, घटना घटी, हमारे अध्यक्ष का मूवमेंट हुआ, हमारी कोई योजनाएं, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं आती हैं, मुख्यमंत्री जी की योजनाएं आती हैं, उनको मीडिया में दे के अपना काम हो जाता। तो वो चीज़ जो है वो एकदम अलग है। उस पर क्या था, एक जज्बा था, एक जुनून था और किसी से भी टकरा जाने का एक अपना ताकत थी। लेकिन राजनीति में ये सब नहीं चलता। राजनीति का एक अपना सिस्टम है और उस सिस्टम के अंतर्गत जो भी काम आता है उसको अच्छे से करने की कोशिश की जाती है। मीडिया प्रभारी का काम यही है कि पार्टी की जो बातें हैं, एक तरह से आप मुझे पार्टी का वकील कह सकते हो, मैं पार्टी का वकील हूँ। मेरे यहाँ से जो कोई कुछ भेजता है, मैं उसके कामा और बिंदी की जो गलतियाँ होती हैं उनको सुधार करके और आप लोगों के सामने उसको करता हूँ। तो पार्टी की एक अच्छी चीज़ है पत्रकारिता। और इसमें लेकिन अंतर है, काफ़ी अंतर है। उसकी एक बात ही नौकरी थी, ये नौकरी नहीं है, लेकिन समर्पण मांगती है। यहाँ नौकरी में क्या था, अनुशासन था, लेकिन इसमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। अनुशासन की भी ज़रूरत है और समर्पण की भी ज़रूरत है। जैसे कि अभी आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और मीरा भाईंदर शहर के राजनीति को आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राजनीतिक माहौल है, हम भारतीय जनता पार्टी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज सबसे बड़ी पार्टी वही है शहर में, सत्ताधारी पार्टी है, पिछले कई सालों से सत्ता में रही है। तो आज के जो हालात भारतीय जनता पार्टी में चल रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? किस तरह के हालात, कौन से हालात की बात? जिस तरह की गुटबाजी चल रही है, पार्टी जैसे कि कहते हैं कि बीजेपी बहुत ही अनुशासित पार्टी है
और अध्यक्ष ओरिएंटेड पार्टी है, लेकिन आज यहाँ कई तरह के गुट देखे जाते हैं और कई तरह से पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन किया जा रहा है। हर कोई कार्यकर्ता, ऐसे कुछ लोग हैं जो पार्टी के नेताओं की बात नहीं मानते, अपने तरीके से पार्टी चलाना चाहते हैं। इस तरह की बातें जो चल रही है शहर में, इसको आपकी नज़र से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक आपने खुद ही अपने सवाल में कहा कि एक बहुत बड़ी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। और जहाँ तक शहर की बात है तो मैं खुल के आपसे बोलता हूँ कि आप 1 साल पहले याद करिए, जब रवि व्यास अध्यक्ष बने थे तब क्या हालात थे। तब तो कुछ ऐसे हालात थे कि हमारे कार्यकर्ता एक ऐसा टाइम आया कि आमने सामने ना आ जाए। लेकिन आज क्या हालत है? आज आप देखते होंगे कि दोनों नेता, जिन नेताओं को लेकर विवाद होता है, चाहे नरेंद्र मेहता और रवि व्यास जी को लेकर, आज आप देखो कि न जाने कितने मंच उन्होंने साझा कर डाले। प्रदेश अध्यक्ष आए, आप थे उसमें, उस पर उन्होंने मंच साझा किया। उसके बाद अभी रविंद्र चौहान जी आए, संगठन की बैठक थी, उस पर उन्होंने आके पूरा का पूरा मंच साझा किया। तो जो पहले की जो स्थिति है उससे और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर आया है। पहले मैं ये मानता हूँ, मैं एक खुले मन से स्वीकार करता हूँ कि ज़बरदस्त गुटबाजी थी, लेकिन धीरे 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 ये स्थिति यहाँ तक आई है। और निश्चित तौर पर हम लोगों का एक अपना ऐसा विश्वास है, अनुशासन ही अगर अनुशासन नहीं होता तो पार्टी अब तक बढ़ गई होती, कार्यकर्ता चला गया होता, कांग्रेस में कुछ कार्यकर्ता चला जाता, कुछ कार्यकर्ता एनसीपी में चला जाता, कुछ कार्यकर्ता शिवसेना में चला जाता। लेकिन वो क्यों यहाँ पे रुका है? उसको भरोसा है ये सब कुछ ठीक होगा और बड़े लोग जो हैं वो सब कुछ ठीक करेंगे। और ये चीज़ आपने देखा है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, आपने सवाल भी पूछा था प्रदेश अध्यक्ष महोदय से, तो उन्होंने भी उस चीज़ का जवाब जो दिया था, उस जवाब को रिपीट कर मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अध्यक्ष जी ने 1-2 लाइन में यहाँ की गुटबाजी में किया है। लेकिन मैं केवल इतना ही कहूँगा मोहन भाई कि फासले धीरे 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 कम हो रहे हैं। इसमें चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आप खुद सोचो कि जहाँ मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। मुख्य विवाद जो है नेतृत्व का है, पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, इस बात को लेकर है। और इसी बात को लेकर अब कई बार विवाद हुआ है कि कोई कहता है कि पार्टी हम चलाएंगे, या उनका कहना है कि हमारा पार्टी में अस्तित्व बड़ा है। तो इस बारे में हम क्या माने कि पार्टी का नेतृत्व किसके हाथ में है? देखिए, पार्टी का नेतृत्व तो आपको भी मालूम है जिला अध्यक्ष के हाथ में ही है। जिला अध्यक्ष को संगठन के द्वारा निर्धारित किया गया है, तो काम तो जिला अध्यक्ष ही करे। लेकिन मानते तो नहीं है कुछ लोग ना, नेतृत्व तो नहीं मान रहे, विवाद यही तो है। देखिए, अगर कुछ लोग नहीं मान रहे, मान लो, मैं आपकी बात को बोलता हूँ आगे बढ़ा, कुछ लोग नहीं अगर मान रहे हैं तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप ये भी क्यों नहीं दूसरी तरफ से देखते हैं कि जिले का जो कार्यालय है, जिला का जो ऑफिस है, उसमें कोई ऐसा महीना नहीं जाता, कोई ऐसा मंथ नहीं जाता जब सेंट्रल से और प्रदेश से बड़े नेताओं का आगमन ना होता हो। तो मुझे ऐसा लगता है, ये बात सही है, कुछ लोग नहीं आते, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग अपनी बात करते हैं, लेकिन समय आएगा ना, तो समय पर एक ही बात होती है। भारतीय जनता पार्टी में एक नारा है कि पहले राष्ट्र, उसके बाद पार्टी और उसके बाद मैं। चलिए आपके बारे में बात करते हैं। जब आप बीजेपी से जुड़े थे उस वक्त आप नरेंद्र मेहता जी के काफ़ी करीबी माने जाते थे और उन्होंने भी आपको काफ़ी मान सम्मान दिया, आपको प्रभाग समिति का सदस्य बनाया और एक अच्छे मान सम्मान के साथ आपको उन्होंने स्वीकार किया था। लेकिन अब लगता है कि कुछ उनके साथ आपकी दूरियां चल रही हैं। अब आप उनके कार्यालय नहीं जाते या उनसे मुलाकात नहीं करते। अब आप रवि व्यास जी के साथ ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये चर्चा कही जाती है कि अब आपके उतने अच्छे संबंध नहीं रहे नेताजी से। तो ये बदलाव कैसे आया? देखिए, मैं राजनीति में आने की बात आपको बताऊं अपने, मैं पत्रकारिता को छोड़ चुका था और मैं दिल्ली में था और 5 राज्यों के चुनाव थे। उन चुनावों के बाद ही मैंने मन बनाया और मैं आपको बताऊं, मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं नौकरी छोड़ने के बाद क्या करूँगा। लेकिन मैं इतना परेशान हो गया था, इतना परेशान हो गया था ये दिल्ली टू दौलताबाद से, कि मैंने बिना सोचे समझे मैं घर पे ही था। मैं ऑफिस में एक दिन आके बैठा था तो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार मेरे सामने पड़ा था। उस पर एक बड़ा ऐड था, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास ऐड रखा है। उस पर साफ तौर पर यह लिखा था कि जो एनजीओ शहर में काम कर रहे हैं और जो एनजीओ पूरी तरह से इन शर्तों को पूरा करते हैं, उनके एक मेंबर को प्रभाग समिति का सदस्य बनाया जाता था। मैं नरेंद्र मेहता जी के टच में नहीं था। हमने भरा
और हम पात्र घोषित हुए। जब छटनी हुई भरी कई संगठनों ने, लेकिन उस पर अपात्र घोषित हो गए और हमारे में 4 पात्र घोषित हो गए। अब जब 4 पात्र घोषित हो गए तो उसको लटका दिया गया, क्योंकि उस वक्त तो ऐसा था कि मेहता जी जो कहेंगे वही होगा, मेहता जी के कहे के बिना तो होगा नहीं। वो बात पड़ी रही, हमने भी काफ़ी उस मामले में तब की पेपर की कटिंग वगैरह है, हम लोगों ने उसमें आवाज़ उठाई कि बाकी जो लोग हैं उनकी जांच आप करो। भाई तब ना मैं चुनाव लड़ा था, तब ना मैं किसी दल में शामिल था, और उसकी एक शर्त यही है प्रभाग समिति सदस्य की तब, कि जब ये कोई आदमी इसमें चुनाव चुना जाएगा तो उसके पहले उसका कोई राजनीतिक करियर नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास भी तमाम आ गए कि जो लोग चुनाव लड़े थे उनके भी फोटो हमने वहाँ पे रखे। बात आई गई चली गई, उसमें 4 लोगों में एक शख्स की मौत हो गई, 3 का पैनल था। तो जब 4 थे तो इसलिए वो बात अड़ी थी, चुनाव कैसे फंसे। तो मुकेश जी की, एक मुकेश मेहता करके थे, वो भी थे, तो उनकी मौत हो गई। अब 3 के 3 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गए। उसी दौरान मेहता जी का मुझे एक मैसेज आया। मेरी मेहता जी से लंबे समय से बातचीत नहीं थी, क्योंकि मेट्रो आंदोलन हमने चलाया, पत्रकारों का जो ये हुआ वो तो हमने किया, तो उसके वजह से उनके हमारे विचार तब नहीं मिलते थे। तो उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने देखा कि मेहता जी का मैसेज है, मैंने उससे मिला। मैं बोला क्या मेहता जी बताइए। तो बोले कि एक काम करिए कि आप आ जाइए, पार्टी में आ जाइए, क्या करोगे। तो मैंने आपको बताया कि बिना सोचे समझे छोड़ा था। तो मैं बोला ठीक है, पार्टी में तो मैं आ ही जाऊँगा, इसका क्या प्रभाग समिति सदस्य का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रभाग समिति सदस्य आप बनिए, उसमें हमको कोई वो नहीं। फिर उन्होंने मुझे बीजेपी में प्रवक्ता का पद भी दिया, और उन्होंने ये बात आपकी सही कि उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया, भरपूर मान सम्मान दिया। बातें होती रहती हमारी, हम लोगों के बीच में कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन वही बात है कि इधर पार्टी में और उधर के पार्टी में वही बात थोड़ी सी है। बाकी मेहता जी से ना मुझे कोई नाराज़गी है, ना मेरे को लगता है कि मेहता जी को भी मुझसे कोई नाराज़गी नहीं। कुछ लोग होते हैं दरबार में। नहीं, लेकिन आपने पाला बदला, ये तो सच्चाई है। पाला कहाँ बदला? मेहता जी के साथ थे आप, रवि व्यास जी के साथ हैं। पाला कहाँ बदला? मैं एनसीपी में थोड़े ना गया हूँ, मैं कांग्रेस में गई। जो 2 गुट हैं भाई, वो में आपने गुट बदला है। मैंने ये बताया कि गुट अगर 2 होते तो दोनों गुट में देखा आपने कि मंच कैसे साझा करते हैं। हर जब बड़ा परिवार है, बड़े लोग हैं, सत्ता में है, पावर में है, तो 2 ही घर में झगड़े होते हैं बहन भाई। या तो जिस घर में बहुत पैसा होता है, या जिस घर में पैसा ही नहीं होता। अभी आपने बात कहते हुए एक बात कही कि उस वक्त जब नरेंद्र मेहता जी का दौर चल रहा था तो वो सर्वे सर्वा थे, वही सब कुछ करते थे। अभी आपने ने कहा, अभी फिर आपने कहा कि वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें मेरे हाथ में हो, है ना। तो कहीं ना कहीं यही तो विवाद है कि कोई कहता है कि मैं हूँ तो पार्टी है, मैं हूँ तो पार्टी चलेगी, मेरे तरीके से पार्टी चलेगी, मैं ही सब कुछ करूँगा, इसी बात का विवाद है। तो इसको आप क्या कहेंगे? मैं अपने पिछले सवाल में ही बोल चुका हूँ कि ये ठीक है, आपने अच्छा काम किया है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। शहर का कोई बच्चा आपको ही नहीं बोला, लेकिन आपसे अच्छा काम कोई नहीं करेगा, ये भ्रम ठीक नहीं। या कोई यही भ्रम में मत रहिए कि मैंने जो कर दिया वो एकदम लकीर हो गई है। मैं लकीर को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। आपसे बेहतर काम कर सकते हैं, और आप अपने अनुभव से अगले आदमी को अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरे को लगता है वो रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, और जो 80 पार का नारा हमारे अध्यक्ष का है वो भी पूरा होगा। चलिए, आपने 80 पार के नारे की बात याद दिलाई है। आने वाले कुछ ही दिनों में महानगर पालिका के चुनाव हैं। आप भी इस प्रभाग 16 में काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी सारे सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो क्या आपकी योजना है आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ेंगे, आप उम्मीदवार बनेंगे इसमें? हाँ, हम काम कर रहे हैं। पार्टी अगर टिकट देगी तो चुनाव लड़ा जाएगा, बिल्कुल लड़ेंगे, तैयारी है हमारी। लेकिन अगर पार्टी टिकट नहीं देती, किन्हीं कारणों से मैं फिट नहीं बैठता, पार्टी को ऐसा लगता है कि भरत मिश्रा से बेहतर कोई हो सकता है, तो हम लोग वो लोग हैं कि हम लोग पार्टी के लिए काम करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे अगर पार्टी टिकट देगी। हाँ, लेकिन जब आपके कार्य चलते रहते हैं यहाँ पर, तो कुछ लोगों को असुरक्षितता महसूस होती है, विवाद करते हैं वो लोग। कई आपने देखा पिछली बार कई विवाद हुए, आपके जो विरोधी हैं उनको ऐसा लगता है कि ये मजबूत दावेदार हैं इस प्रभाग के चुनाव के टिकट के, तो उन्हें किसी तरह से डोमिनेट किया जाए या उन्हें रोका जाए किसी तरह से। तो कहीं ना कहीं ये आपकी दावेदारी मजबूत करती है इस प्रभाग के लिए। लेकिन मैं एक बात आज अपने जन्मदिन के अवसर पर एक बात ही कह रहा हूँ कि
जो विरोध करते हैं उनको विरोध करने का हक है, लेकिन गलत बातों को लेकर विरोध मत करो, कल आपको ही शर्मिंदा होना पड़े। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर पार्टी ने कार्रवाई भी किया है, उन लोगों ने, पार्टी के भीतर के ही लोगों ने यहाँ माहौल ख़राब किया। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने से खतरा समझ में आता है कि भरत जी रहेंगे तो शायद उनके लिए खतरा है। तो बिना वजह के कुछ विवाद खड़े किए गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो विवाद करने वाले भाई जो हैं उन्होंने शायद मुझे भी माफ़ कर दिया होगा और मैंने भी उनको माफ़ कर दिया। और एक उनसे अंतिम अनुरोध है कि आप विरोध करो, भरत मिश्रा का खूब जम के विरोध करो, लेकिन तथ्यों के साथ करो। बिना वजह आप नफरतों में जी रहे हो। कुछ एक गैंग है, छोटा सा गैंग है, वो एकदम नफरती है, उनके दिमाग में ही नफरत भर गई। तो मैं उनके लिए केवल भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मेरे भाई हैं वो सब, और मेरा एक ही चीज़ है कि साफ़ सुथरा चरित्र और बेदाग छवि के साथ निडर, और जो बोलना है उस अपनी ताकत के साथ इस शहर में हम सेवा करते हैं और करते रहेंगे। अभी आपने कहा कि साफ सुथरा चरित्र और बेदाग छवि, हमने देखा है कि भाजपा में भी कुछ लोगों के ऊपर गंभीर आरोप है, आपराधिक मामले दर्ज हैं, बलात्कार जैसे घिनौने अपराध के ऊपर मामले दर्ज हैं। और मैंने सुना कि ऐसे लोग अभी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, अपनी दावेदारी बता रहे हैं। जनता की ये अपेक्षा होती है कि जो वो उम्मीदवार चुने या जो जनप्रतिनिधि चुने वो स्वच्छ छवि का हो, उसकी आपराधिक छवि ना हो। लेकिन बलात्कार और लूटमार जैसे जब जिसके ऊपर मामले दर्ज होते हैं, ऐसे लोगों को क्या जनप्रतिनिधि बनाया जा सकता है? आपकी नज़र से क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जनप्रतिनिधि कौन बनाता है? जनप्रतिनिधि जनता बनाता है। इस बात को मुझे लगता है कि जनता की अदालत में छोड़ दें। और मोहन भाई, इस बात में मुझसे कोई नहीं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। जब ये ऐसा मौका आया है कि भाई हमें दो लोगों को चुनना है, एक व्यक्ति है जो स्वच्छ छवि का है और उसकी राजनीति बेदाग है, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, और एक व्यक्ति है जिसके ऊपर बलात्कार जैसे घिनौने अपराध हैं और उसकी आपराधिक छवि है, उसकी मानसिकता आपराधिक प्रवृत्ति की है, तो किसे चुना जाए? पार्टी का प्राथमिकता किसे होनी चाहिए? पार्टी निश्चित तौर पर साफ सुथरे और बेदाग छवि के लोगों को ही प्राथमिकता देगी। ये बात आप एकदम लिख के रख लीजिए। पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में नंबर 1 पर साफ सुथरी चरित्र, बेदाग चरित्र को ही केवल प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी पार्टी ये सब देख रही है, इस तरह के लोगों को प्राथमिकता पहले भी नहीं दी गई। आप देखो, बड़े बड़े लोगों को नहीं दी गई। तो ये विषय नहीं है, ये पार्टी के ऊपर के अधिकारियों को विषय जब आएंगे। इधर मैं तो देने वाला हूँ नहीं टिकट मोहन भाई, आप जानते हैं। जहाँ ये प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें हैं, वहाँ मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुभव अपना बोलता हूँ, कि वहाँ इन चीज़ों को सख्ती से देखा जाता है और वो देख रहे हैं। धन्यवाद भरत मिश्रा जी हमसे बात करने के लिए। और आज जन्मदिन के अवसर पर आज हमने आपका साक्षात्कार किया और हम लोकहित न्यूज़ की ओर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि आप जैसे स्वच्छ छवि के लोग जनप्रतिनिधि बनकर जनता में आए। तो ये थे भरत मिश्रा जी और भाजपा के मीडिया प्रभारी, जिन्होंने आज जन्मदिन के अवसर पर अपना कीमती समय दिया और हमें ये साक्षात्कार करने का मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। तो इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।